ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी दैट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस एज टू मोड्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहली बात, होमोलिसिस क्या होता है, इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो दो बॉन्ड्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यदि किसी दो एटम्स के बीच में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, कैसे होगा? जैसे कि मान लो कि आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे कोई एक दिया हुआ है मॉलिक्यूल। ठीक है, सपोज ये दिया हुआ है आपको CH3 CCH3 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है CH3 और इसमें हमने लगा दिया Cl या कोई सा भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप Cl ही लगाएं। सपोज इस बार हम लोग लगा देते हैं इसमें OH। ठीक है, OH हमने लगाया। तो होमोलिसिस का जो की कॉन्सेप्ट है, होमोलिसिस, उसका मतलब क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, equally distribution of electron between two atoms। between two atoms। ठीक है, और हेट्रोलाइटिक का मतलब ये होता है, हेट्रोलाइटिक 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 का मतलब ये होता है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम्स। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज की। ठीक है, होमोलिसिस क्लीवेज की या होमोलाइसिस की। होमोलिसिस होमोलिसिस में आप लोग सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में बात करेंगे पहले हेटेरोलिसिस की और मैं इसी के साथ इसका एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, हेटेरोलाइसिस। ठीक है, हेटेरोलाइसिस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे होमोलाइसिस। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेटेरोलाइसिस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH से क्या है, ज़्यादा या कम है? कम है। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में तो कम ही है। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये अपने साथ सारे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेके इससे OH माइनस की फॉर्म में क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग ही यही होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें CH3, क्योंकि यहाँ पे हमने हीट दिया है तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें CH3 और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो ये हमेशा किस में डिवाइड होता है, एनायंस और केटायंस की फॉर्म में डिवाइड होता है। किस में, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में। तो यहाँ पे एक तो बनता है केटायन, और क्योंकि कार्बन के ऊपर केटायन प्रेजेंट है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा किस फॉर्म में डिवाइड होता है, केटायंस एंड एनायंस की फॉर्म में, फॉर्म केटायंस एंड एनायंस। ठीक है, और होमोलिसिस क्लीवेज जैसे नाम से ही पता लगा है कि होमोलिसिस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो एक तेगा और एक मेगा, मतलब इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, और सेम भी नहीं होती है तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है। ठीक है, जैसे 2.5 कार्बन की है तो 2.2 हाइड्रोजन की है, तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसका। यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें CH3 ठीक है, और इस वाले कार्बन के ऊपर भी मैंने 3 CH3 लगा दिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम हीटिंग कंडीशन फोटो हेलोजन भी दे सकते हैं, मतलब सनलाइट कंडीशन भी दे सकते हैं, और नॉर्मल हीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो क्लीवेज होता है उसका बॉन्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, एक इसका और एक इसका। ये फिश का टैगो हम लोग इसमें लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग शो कर सकें। तो आप सबसे पहले इसमें देखें CH3 ठीक है, CH3, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक रेडिकल, उसी के साथ हमने यहाँ पे लगा दिया रेडिकल, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 और CH3। तो आप देखिए इसमें क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है, क्योंकि कार्बन के ऊपर हमने फ्री रेडिकल लगाया है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो सबसे पहला तो डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया दोनों के बीच में कि होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस के बीच में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देखें तो इसमें हमेशा क्या होता है, फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, जबकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, केटायंस का और एनायंस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखें, प्रोवाइड एग्जांपल फॉर ईच एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन इन रेडिकल एंड आयनिक मैकेनिज्म। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, देखें आप, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। आयनिक एंड रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई मैकेनिज्म तो दी हुई नहीं है, तो हम ये वाला जो पार्ट है इसको समझ सकते हैं वुड्स रिएक्शन की हेल्प से, बाय वुड्स रिएक्शन। ठीक है, बाय वुड्स रिएक्शन। इसमें हम लोग दोनों टाइप के मैकेनिज्म पढ़ते हैं, आयनिक मैकेनिज्म भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, और आयनिक के साथ साथ हम इसमें रेडिकल वाला जो पार्ट है उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें रेडिकल मैकेनिज्म की, रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन उससे पहले आपको इसका क्या याद होना चाहिए, इससे पहले आपको इसका याद होना चाहिए रिएक्शन क्या होती है। जैसे कि मान लो मैंने सपोज यहाँ पे कोई एक एल्काइल हैलाइड लिया, कितने मोल लिया, 2 मोल एल्काइल हैलाइड मैंने लिया, उसको किसके साथ रिएक्शन करवाया, Na ड्राई इथाई के साथ रिएक्शन करवाई, Na ड्राई इथाई के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया, क्या बनेगा, आर बनेगा, मतलब सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट में इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है सोडियम हैलाइड। क्लियर, यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल या एराइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, ये हम लोग इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि मैकेनिज्म क्या होता है। देखें, सबसे पहले मैकेनिज्म हमने इसमें देखेंगे रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म, दोनों तरह के मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रेडिकल मैकेनिज्म, एंड सेकंड वन इज आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो रेडिकल मैकेनिज्म में यदि हम लोग देखें, रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे सपोज आपने यहाँ पे लिया है सोडियम, तो सोडियम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जो सोडियम है वो किस में कन्वर्ट होता है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप में आपको दिया हुआ है Rx। ठीक है, अब ये x यहाँ से क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ये तो मोग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी टेंडेंसी होती है कि सारे इलेक्ट्रॉन ये खुद खींच के क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। तो यहाँ क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनेगा प्लस X- बनता है। अब आप ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ है, किसने, सोडियम ने जो डोनेट किया है, ये ऐसे तो नहीं घूमता रहेगा, इसको कोई ना कोई तो गेन करेगा। तो कौन गेन करता है, ये जो कार्बोकेटायन है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको क्या करता है, गेन कर लेता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना लेता है, रेडिकल बना लेता है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 मोल यहाँ पे क्या लिया था, Rx, तो इसी तरीके से 2 मोल यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, 2 मोल ही इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2Na लिया था, 2Na+ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना, 2R। अब रेडिकल की टेंडेंसी होती है, क्या होती है, कंबाइंड होने की। तो इस तरह से थर्ड स्टेप में ये क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, R प्लस और क्या बनाएंगे, ये इस तरह से सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। इसी जो प्रोसीजर है, इसका आयनिक मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे सपोज आपने यहाँ पे सोडियम का क्या किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्या बनाया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 मोल सोडियम लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक X को हटाने के लिए एक सोडियम की, तो 2 X को हटाने के लिए 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने Na+ बने, 2, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2Na। ठीक है, देगा आपको Na ही, लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि एक X के लिए एक Na रिक्वायरमेंट है, तो 2 X के लिए कितने होंगे, 2Na। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे Rx, ये वाला जो मैकेनिज्म है ये इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसमें R पॉजिटिव प्लस X- ये बनता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक ही कार्बोकेटायन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इसमें क्या बन जाता है, R नेगेटिव चार्ज, ये बनता है। यहाँ पे तो हमारे पास 2 कार्बोकेटायन थे, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन इसको क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ही गेन कर लेता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में यदि हम लोग देखें तो ये जो R- है ये किस पे अटैक करता है, वापस से 1 मोल जो Rx है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे 2 मोल Rx लिए थे, तो इसका मतलब 2 मोल का हिसाब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक Rx से तो क्या बना, कार्बोकेटायन,
दूसरे आरएक्स पे क्या बनता है, जो आर माइनस बना है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, वो इस पे बैक साइड अटैक करता है। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई, SN2, और इसमें क्या बना, आर आर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस था, यहाँ पे डेल्टा माइनस था, और नेगेटिव चार्ज हमेशा किससे अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो इसमें क्या बना, आर आर प्लस और क्या बना, 2NX। ठीक है, ये इसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये हुआ बेसिकली आपका आयनिक और रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ ऑफ द चॉइस ऑफ द रिएक्शन कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस विच टाइप ऑफ क्लीवेज प्रीडोमिनेंट्स। देखिए सबसे पहली बात कि मान लो कि आपसे बात की जाए इसमें, मान लो कि आपसे इसमें किसकी बात की जाए, रिएक्शन की बात की जाए कि कौन सी वाले रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म प्रीडोमिनेट्स करता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन कौन से रिएक्शन में प्रीडोमिनेट्स करता है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आपको दिया फोटो हेलोजिनेशन, ठीक है, क्या दिया आपको, फोटो हेलोजिनेशन। सबसे पहले एक रिएक्शन आपको दिया फोटो हेलोजिनेशन, ठीक है, फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो फोटो हेलोजिनेशन में क्या होता है, जैसे हमने कोई यहाँ पे एक क्या लिया, कुछ ये लिया एल्केन, और इस एल्केन से हमने रिएक्शन करवाई किसकी, सपोज हमने करवाई रिएक्शन X2 की, तो इसमें क्या बनता है, RX बनता है, ठीक है, RX इसमें बन जाता है। और RX के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है, यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट नहीं करता। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल बताया वुड्स रिएक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन हो गया। इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट करता है, इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल इसका क्या होगा। मान लो कि आपको ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है RX, कोई एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, RX प्लस यहाँ पे आपने लिखा 2 मोल RX Na और ड्राईथर, ठीक है, ड्राईथर। तो इसमें क्या होगा, RR, ठीक है, प्लस 2NX। तो बेसिकली यहाँ पे भी कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डोमिनेट करता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट नहीं करेगा, आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा एक और आपको दिया हुआ है, जैसे कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे हमने लिया RCOOH और इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई NaOH प्लस हीटिंग, और इलेक्ट्रोलिसिस के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवाई, मतलब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या बनेगा, RCOO माइनस, या इसमें ये बनता है सिमेट्रिकल एल्कीन RR, प्लस एक बनता है इसमें CO2 प्लस एक बनता है इसमें H2। तो ये वाला जो कंडीशन है ये बनता है एनोड पे, और ये जो हाइड्रोजन है ये बनता है कैथोड पे। तो इसमें भी कौन सा जो मैकेनिज्म है वो डोमिनेट करता है, फ्री रेडिकल, इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही डोमिनेट करता है, आयनिक डोमिनेट नहीं करता, आयनिक प्रीडोमिनेंट नहीं करता। तो ये कुछ रिएक्शन कंडीशन है जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डोमिनेट करता है। जैसे रिएक्शन विद NBS यदि हम लोग देखें, रिएक्शन विद NBS, इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने कोई एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन लिया, सॉरी एलाइलिक या बेंजाइलिक कोई प्रोडक्ट लिया आपने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज यही है ना। इसकी रिएक्शन हमने करवाई N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ। तो इसमें क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन पे Br जुड़ जाता है और इसमें क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ भी बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही क्या करता है, डोमिनेट करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें डोमिनेट करता है, आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट नहीं करता। क्लियर है। इसके साथ ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म भी हमें देखनी है जिसमें रेडिकल मैकेनिज्म नहीं डोमिनेट करता है, केवल और केवल आयनिक मैकेनिज्म क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो हम लोग वो रिएक्शन कंडीशन देख लेते हैं। सपोज आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे जैसे SN1 रिएक्शन दी हुई है, SN1 रिएक्शन में जैसे मान लो कि आपको ये प्रोडक्ट दिया हुआ है CH3 और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया Br, ठीक है, और इसमें मैंने क्या लगाया, H2O के साथ रिएक्शन करवाई। तो इसमें क्या करेगा, CH3 और OH,
यही बना, प्लस क्या बना, HBr। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट करता है, आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट करता है। फ्री रेडिकल के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, फ्री रेडिकल यहाँ पे डोमिनेट नहीं करता। क्लियर है। जैसे मान लो हमने SN2 की बात करी, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में भी क्या होगा, जैसे आपने लिखा CH3Cl, मैंने यहाँ पे लगाया SH- और यहाँ पे मैंने लिखा DMS सॉल्वेंट, ठीक है। उसमें क्या होगा, CH3SH बनेगा प्लस Cl- इस फॉर्म में क्या हो जाता है, अलग। तो यहाँ पे भी कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट करता है, आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रीडोमिनेंट नहीं होता। क्लियर है। इसी तरीके से हमने जैसे मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, जैसे मान लो कि आपके पास है यहाँ पे अल्कीन, ठीक है। इस अल्कीन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, Br2CCl4 के साथ करवाया। तो इसमें क्या बना, CH2Br और इस पोजीशन पे लग गया CH2Br, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट करता है, आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डोमिनेट नहीं करता। ठीक है। और कोई कंडीशन में देख लेती हूँ, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अलावा, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन लिखा, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे लगाया CH3 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पे करवाई HBr के साथ। तो HBr कंडीशन में कौन सा डोमिनेट करेगा, आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। ये प्रोडक्ट से बनता है CH3 CH Br और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट किया, आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट किया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डोमिनेट नहीं करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डोमिनेट नहीं करता। जैसे सपोज हमने कोई ESR मैकेनिज्म लिया, ठीक है, या फिर हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म लिया जैसे NAR टाइप का या ESR मैकेनिज्म लिया, तो वहाँ पे भी आयनिक मैकेनिज्म ही डोमिनेट करता है। तो मैक्सिमम कंडीशन में आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेट करता है सिवाय रेडिकल मैकेनिज्म के। रेडिकल मैकेनिज्म उन कंडीशन में डोमिनेट करेगा जो सनलाइट कंडीशंस में होंगे, या NBS के साथ रिएक्शंस होंगी, या NCS के साथ जो रिएक्शंस होंगी, ठीक है। उस कंडीशन में जो रेडिकल मैकेनिज्म है वो डोमिनेट करता है। तो कंडीशंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट कंडीशन में रिएक्शन है, जो रिएक्शन केवल सॉल्वेंट कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, कुछ सनलाइट पर डिपेंड करती है, कुछ रेडिकल्स बनने के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी जो रिएक्शंस होती है जनरली, जो एल्केन्स की रिएक्शन है वो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट होती है, जबकि जो एल्कीन्स, एल्काइंस और दूसरे जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी जो रिएक्शंस की यदि हम लोग बात करें, तो उनमें बेसिकली और मेजरली आयनिक मैकेनिज्म क्या करता है, प्रीडोमिनेंट करता है। क्लियर है। तो ये आप लोगों का इसका जवाब था, ठीक है, कि आयनिक मैकेनिज्म डोमिनेंट किन किन रिएक्शन कंडीशंस पे करता है। तो हमने कुछ रिएक्शन क्लीवेज यहाँ पे बताए हैं जिन पे जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है। चॉइस ऑफ रिएक्शन कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस विच टाइप ऑफ क्लीवेज प्रीडोमिनेंस, ठीक है। तो क्लीवेज भी मैं बता देती हूँ कि फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म हुई है, यदि उस पर हम लोग देखें तो इन सब पे कौन सा क्लीवेज डोमिनेंट हुआ है, होमोलिटिक। इन सब पे कौन सा क्लीवेज डोमिनेंट हुआ है, होमोलिटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या हुआ है, डोमिनेंट हुआ है, ठीक है, डोमिनेंट, डोमिनेंट। जबकि जो आयनिक मैकेनिज्म वाली रिएक्शन थी, जबकि जो आयनिक मैकेनिज्म वाली रिएक्शन थी, उन पे कौन सा मैकेनिज्म, उन पे कौन सा क्लीवेज डोमिनेंट हुआ है, हेट्रोलिसिस, हेट्रोलाइटिक। यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज डोमिनेंट होता है, ठीक है। कौन सा क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज डोमिनेंट होता है, होमोलाइटिक यहाँ पे डोमिनेट नहीं करता। क्लियर है बात। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग वाला। तो यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी अच्छी है कि हम क्लीवेज के डोमिनेशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यदि आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म सहित उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद है तो। ओके स्टूडेंट्स।